हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकेडमिया इनसाइट। तो आप हम लोग के चैनल पे देखने वाले हैं एक नया सीरीज़ जिसमें होगा साइंस का वन शॉट लेक्चर्स। पहले स्टार्टिंग करेंगे हम लोग फर्स्ट चैप्टर से और एंड तक हम पूरी सीरीज़ में ख़त्म करने वाले हैं आपके साइंस के लेक्चर्स को। ये होगा मेरे बेसिकली क्लास 10th के लिए फोकस्ड। तो शुरू करते हैं एक नया चैप्टर जिसमें कि सारे टॉपिक्स कवर होंगे। आपको बेसिकली सारे टॉपिक्स बता दिए जाएंगे। इतने टॉपिक्स आप पढ़ लोगे तो आपका 90 प्लस तो श्योर आना ही आना है। तो आपको इस चैप्टर में पूरे मिला के 35 पॉइंट्स बस पढ़ने हैं, 35 टॉपिक्स पढ़ने हैं। उसके बाद आपका जो चैप्टर है वो पूरा फिनिश हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन ये होता है कि जिसमें कि एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है और जो नया सब्सटेंस बनता है उसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो पहले वाले सब्सटेंस से अलग होती है। तो उस प्रॉपर्टी में जो अलग बात होगी वो होगी क्योंकि पहले वो रिएक्ट किया तो उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आए। हो सकता है वो टेम्परेचर में चेंज आ गया, या फिर हो सकता है उसके कलर में चेंज आ गया, या फिर हो सकता है उसकी स्टेट में चेंज आ गया। सॉलिड था लिक्विड हो गया, लिक्विड था गैस हो गया। तो ये चेंजेस जो होगी वो उसकी प्रॉपर्टीज़ में होंगी। इसी को कहते हैं केमिकल रिएक्शन। इसका आप एग्जांपल ले ले, अगर फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। मान लीजिए कर्ड आपने देखा होगा अपने डेली लाइफ में ही कि जो दही होता है दूध से जो हम बनाते हैं वो भी एक तरह का केमिकल रिएक्शन है। और भी एग्जांपल देख ले जो आपके एनसीईआरटी में दिया था, डाइजेशन ऑफ फूड। जब फूड हमारे बॉडी में जाके डाइजेस्ट होता है, फूड हमारा ब्रेक डाउन होता है हमारे बॉडी में जाके, उसको भी एक केमिकल रिएक्शन कह सकते हैं। दूसरा होगा रेस्पिरेशन। आप इनहेल करते हो, एक्सहेल करते हो, सांस लेते हो, तो वो भी एक प्रक्रिया जो है वो केमिकल रिएक्शन के थ्रू ही होता है। रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन में आपने देखा होगा लोहे में जंग लग जाता है। आपके यहाँ भी बहुत सारे लोहे पड़े होंगे अगल बगल, पुराने हो गए होंगे, तो वो वहाँ पे जंग लग जाता है, तो वो भी एक केमिकल रिएक्शन की वजह से होता है। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। अगर मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ला के बर्न करोगे तो फिर वहाँ पे मैग्नीशियम रिबन बर्न होगा। ये भी एक केमिकल रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है हमारा फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। जैसा कि हमने बताया कि दही का बनना भी एक केमिकल रिएक्शन है। आगे चलते हैं, जो हमारा थर्ड टॉपिक है कि रिएक्टेंट क्या होता है। रिएक्टेंट आप सुनोगे कई बार, आगे प्रोडक्ट सुनोगे, तो पहले डिस्कस करते हैं कि रिएक्टेंट क्या होता है। रिएक्टेंट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि टेक पार्ट यानी कि भाग लेता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में। कोई भी केमिकल रिएक्शन है वहाँ पे जो भाग लेगा, भाग लेने वाला हिस्सा होगा वो होगा आपका रिएक्टेंट। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड में रहता है। हमारे लेफ्ट हैंड साइड में जो भी रहता है रिएक्शन में उसे कहते हैं रिएक्टेंट। जैसे इस रिएक्शन की बात करें तो Zn+H2SO4 जो है वो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में है, इसे हम लोग रिएक्टेंट कहेंगे। और जो राइट हैंड साइड में होगा उसे हम लोग प्रोडक्ट कहेंगे। आगे बताता हूँ प्रोडक्ट का डेफिनेशन। ये हमारा जो है केमिकल रिएक्शन में पार्ट ले रहा है, ये रिएक्टेंट हो गया। अब नेक्स्ट है कि प्रोडक्ट किसे कहते हैं। प्रोडक्ट जो होगा वो सब्सटेंस होता है जो फॉर्म्ड होता है, यानी कि उस रिएक्शन में बन रहा है। तो इसमें बन क्या रहे हैं हमारे राइट हैंड साइड में ZnSO4+H2, ये हमारा प्रोडक्ट हो गया। जो हिस्सा ले रहा है वो रिएक्टेंट और जो बन रहा है प्रोडक्ट। तो ये था हमारा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। अब आते हैं फिफ्थ पॉइंट पे। फिफ्थ पॉइंट ये है हमारा कि कंडीशन फॉर अ केमिकल रिएक्शन। क्या क्या ऐसा कंडीशन है जिससे पता चल गया कि केमिकल रिएक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। अगर हमारा चेंज इन स्टेट हो रहा है, अगर उसका स्टेट बदल रहा है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, या फिर गैस से सॉलिड फिर से, ये जो हमारे स्टेट बदलने का प्रोसेस है ये केमिकल रिएक्शन के अंदर आता है। अगर या फिर उसका कलर बदल रहा है, अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है वहाँ पे कलर बदल रहा है तो फिर समझिए केमिकल रिएक्शन हो ही रहा है।
अगर टेम्परेचर बदल रहा है तो हो सकता है कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अगर इवोल्यूशन ऑफ गैस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन या गैस जो है वो वहाँ से निकल रहा है तो वहाँ पे भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो ये था आपका कंडीशन जहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है 6th वाला, रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन, कि आपको कैसे रिप्रेजेंट करोगे किसी केमिकल रिएक्शन को। इसके 2 तरीके होते हैं, एक तो आपका वर्ड इक्वेशन हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा केमिकल इक्वेशन। तो वर्ड इक्वेशन जो होगा वो हम ज़्यादा प्रेफर क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि वो लेस इन्फॉर्मेटिव होता है, यानी उसमें इन्फॉर्मेशन कम होता है। जैसे कि आपने वर्ड इक्वेशन देखा, जिंक प्लस सल्फरिक एसिड गिव्स जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। बस आपने ये नहीं पता है कि जिंक के कितने एटम यहाँ पे हैं, सल्फरिक एसिड के कितने एटम हैं या मॉलिक्यूल हैं, जिंक सल्फेट में कितने एटम है और हाइड्रोजन में कितने एटम है। बट यही आप केमिकल इक्वेशन में लिखने जाओगे तो आपको ये भी पता चलेगा कि आपके कितने मॉलिक्यूल या एटम इसमें जिंक के हैं, H2SO4 के कितने हैं, ZnSO4 के कितने हैं और हाइड्रोजन के कितने हैं। तो इसीलिए हम लोग प्रेफर किसको करते हैं, केमिकल इक्वेशन को, ना कि वर्ड इक्वेशन को। इसीलिए हमें ज़रूरत भी पड़ी कि केमिकल इक्वेशन बनाना पड़ा। तो हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है ZnSO4 प्लस H2SO4 प्लस गिव्स ZnSO4 प्लस H2, इसमें हम लोग देखेंगे कि ये केमिकल इक्वेशन है। ये केमिकल इक्वेशन हमें इसीलिए ज़रूरत पड़ी ताकि इसका हम लोग इन्फॉर्मेटिव चीज़ें ले सके, कैप्चर कर सके, जो कि होगा उसका रिएक्टेंट का कितने एटम हैं, फिर प्रोडक्ट के कितने एटम हैं। ये सारी चीज़ें हमें यहाँ से पता चलती है, कौन से स्टेट में है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, ये भी हमें यहाँ से पता चलेगा। कौन सा कंडीशन है, सारा कंडीशन जो है वो हम लोग एरो के ऊपर यहाँ पे लिखते हैं ताकि हमें पता चले कि वो कौन से कंडीशन में प्रेजेंट है। उसे हीट दिया जा रहा है, सनलाइट के प्रेजेंस में किया जा रहा है रिएक्शन, या फिर किस चीज़ के प्रेजेंस में रिएक्शन किया जा रहा है। तो ये सब थी हमारी केमिकल इक्वेशन था, मतलब उसको डिफाइन किए थे। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन का डेफिनेशन देख लेते हैं। अ केमिकल इक्वेशन इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। ये एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है, इसको हम सिंबल के थ्रू या फिर फॉर्मूला विद मेंशन फिजिकल स्टेट्स, सिंबल के थ्रू और फार्मूला के थ्रू हम इसे शो करते हैं विद फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट यहाँ पे हम लोग दिखाते हैं, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। ये आपका पूरा मिला के फार्मूला बन गया और ये आपका एक Fe हो गया, H2 हो गया, ये आपका सिंबल हो गया। तो इन तीनों या चारों के हेल्प से आप लोग दिखाते हो कि केमिकल इक्वेशन कैसे बनता है। ये आपका यहाँ तक ख़त्म हो गया। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक 8 की तरफ। 8 टॉपिक है आपका कैटेगरी ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन के 2 कैटेगरी होते हैं बेसिकली। पहला है बैलेंस केमिकल इक्वेशन, दूसरा है अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन मतलब कि उसका जो रिएक्टेंट का साइड है और प्रोडक्ट का साइड है वो दोनों इक्वल होगा। जैसे आप देखो, बैलेंस केमिकल इक्वेशन अकर्स व्हेन द नंबर ऑफ एटम जो होगा रिएक्टेंट साइड में वो इक्वल होगा किसके, जो नंबर ऑफ एटम जो होगा प्रोडक्ट साइड में, तब उसे हम कहेंगे कि एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। अनबैलेंस क्या होगा, जस्ट अपोजिट। अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन जो होगा वो तब अकर होगा व्हेन द नंबर ऑफ एटम जो होगा रिएक्टेंट साइड में वो इक्वल नहीं होगा, बराबर नहीं होगा, जो नंबर ऑफ एटम जो होगा प्रोडक्ट साइड में उसके बराबर नहीं होगा, तब जाके वो अनबैलेंस इक्वेशन कहलाएगा। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा, वाई डू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। हमें क्यों ज़रूरत पड़ी कि हमें बैलेंस करना पड़ गया, बैलेंसिंग क्यों सीखना पड़ गया। क्या जो बिना हम बैलेंस किए हुए केमिकल इक्वेशन को नहीं रख सकते थे। ये क्वेश्चन कई बार आया भी है आपके एग्ज़ाम में, तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ लीजिए। तो केमिकल इक्वेशन जो है उसको बैलेंस की नीड इसलिए पड़ी बिकॉज in order to satisfy the law of conservation of mass,
ये आपको सीधे सीधे उठा के लिखना है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मास ना तो बनता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है, इसीलिए जो मास होगा आपका रिएक्टेंट साइड का वो इक्वल होना चाहिए आपके प्रोडक्ट साइड के लिए। ठीक है, तो आपका दोनों का मास इक्वल करने के लिए ही हमें बैलेंस करने की ज़रूरत पड़ती है इस थियरी को सेटिस्फाई करने के लिए। तो ये था आपका ये क्वेश्चन, यहाँ से फॉर्म हमेशा ही होता है, तो इसको याद रखिएगा लॉन्ग टर्म के लिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका 12th पॉइंट, टाइप्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि गिव द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, लाइक आपको लिखना पड़ेगा 5 टाइप्स नॉर्मली। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन को एक और चीज़ बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो उसे कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। तो पहले 1 by 1 डिस्कस करते हैं इसे हम। 13th पॉइंट हमारा जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हमें इजी वे से बताए, यहाँ पे जो सब्सटेंस होगा 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस जो होंगे वो कंबाइन करके एक नया सब्सटेंस बनाएंगे, उसे कहेंगे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यही डेफिनेशन में भी लिखा है, आप पढ़ सकते हो। कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज अ रिएक्शन वेयर 2 और मोर रिएक्टेंट फॉर्म अ न्यू सिंगल प्रोडक्ट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 14th पॉइंट, एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन। पहले एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन देख लेते हैं। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, अगर हम वाटर के साथ उसे रिएक्ट करवाते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करता है। यहाँ पे 2 रिएक्टेंट है लेकिन प्रोडक्ट जो है वो हमारा सिंगल है, इसीलिए हम इसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। दोनों कंबाइन कर रहे हैं और फॉर्म कर रहे हैं नया सिंगल प्रोडक्ट। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है 15th पॉइंट, ये हमारा डीकम्पोजिशन रिएक्शन। सिंपल बताऊं तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन जस्ट अपोजिट टू द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमारा 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बना रहे थे, लेकिन डीकम्पोजिशन रिएक्शन में जस्ट उल्टा, एक रिएक्शन जो होगा रिएक्टेंट होगा वो टूटेगा और बनाएगा कई सारे प्रोडक्ट। यानी वहाँ पे जुड़ रहा था, यहाँ पे तोड़ना है। तो इसका डेफिनेशन हम देखें नॉर्मली, तो डेफिनेशन लिखा है decomposition reaction can be defined as the type of chemical reaction in which under suitable condition one single reactant splits, यानी टूटता है into a 2 or more than 2 प्रोडक्ट, 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट बने हैं। ठीक है, तो ये था आपका बेसिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसके भी अभी आगे देखें 16 पॉइंट, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है कि यहाँ पे आपको एक रिएक्टिविटी सीरीज़ होती है जो कि आप 3rd चैप्टर में पढ़ोगे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है उसे डिस्प्लेस कर दिया जाता है, यानी उसके जगह पे क्या आता है, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो डिस्प्लेस कर देता है किसको, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। जो भी लेस रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो वहाँ से हट जाएगा और उसके जगह पे कौन आएगा, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है। जैसे एग्जांपल देखें तो Fe + CuSO4 गिव्स FeSO4 + Cu। यहाँ पे जो Fe था वो मोर रिएक्टिव था, इसीलिए वो कॉपर को वहाँ से डिस्प्लेस कर दिया। कॉपर बेचारा अकेला चला गया, लेकिन Fe जो है वो आपका SO4 से कंबाइन कर लिया। तो मोर रिएक्टिव वाले को फ़ायदा है, वो डिस्प्लेस कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 17 पॉइंट आएगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम देखेंगे, इसका मतलब इसमें जो आयंस जो होंगे 2 आयंस का एक्सचेंज होता है। सेम डिस्प्लेसमेंट है बट दो जगह डिस्प्लेसमेंट होगा, इसीलिए इसका नाम रखा गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका डेफिनेशन देखें तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच the exchange of ion taken place between the reactant to a new form product। चेंज ऑफ आयंस होगा यहाँ पे, और यहाँ पे जो 2 आयन होंगे वो एक्सचेंज करेंगे आपस में, इसीलिए इसका नाम पड़ा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। 18th पॉइंट देखेंगे हम, ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है।
ऑक्सीडेशन रिएक्शन में आपको 2 पॉइंट याद रखनी है बस, ये पूरा ऑक्सीडेशन रिएक्शन आपका ख़त्म हो जाएगा। पहला पॉइंट एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऐड कर रहे हो, ठीक है। दूसरा पॉइंट रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हटा रहे हो या फिर ऑक्सीजन जोड़ रहे हो, वो हो गया आपका ऑक्सीडेशन। एग्जाम्पल देख लो, C+O2 गिव्स CO2, 2Cu + O2 गिव्स 2CuO, ठीक है। तो ये आपका था एग्जाम्पल ऑक्सीडेशन का। जस्ट अपोजिट इसका, जस्ट अपोजिट रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन जो होता है इसमें होगा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ये आपको बेसिक चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी होगी, आराम से आप एग्ज़ाम निकाल सकते हो। ये कॉपर ऑक्साइड CuO, अगर इसका एग्जाम्पल देख लें एक रिडॉक्स रिएक्शन का भी, तो CuO + H2 गिव्स Cu + H2O। अब देखिए यहाँ पे जो ऑक्सीजन था वो हट गया है, ऑक्सीजन का रिमूवल क्या था, रिडक्शन, ठीक। देन यहाँ पे जो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन नहीं था, यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या था, ऑक्सीडेशन। ये आपका सिंपल रेडॉक्स रिएक्शन है। पूरा अगर पूरा कवर करें तो ये रेडॉक्स रिएक्शन है, लेकिन आप इतना देखें बस एरिया, तो यहाँ पे रिडक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं 20th पॉइंट पे, टाइप्स ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू हीट एनर्जी। अकॉर्डिंग टू हीट एनर्जी हम देखें 2 टाइप में डिवाइड है, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। मैं अपने टाइम में याद किया था एंडोथर्मिक जो रिएक्शन होता है उसमें जो हम देखते हैं, एंडोथर्मिक मैंने याद कर लिया था कि हीट ख़त्म हो गया तो हीट हमें देना है, हीट ख़त्म, एंड मतलब एंड, हीट ख़त्म है हमें देना है, अपना एनर्जी देना है वहाँ पे, उसे एंडोथर्मिक जस्ट अपोजिट, उसका उल्टा। अब आप कैसे भी याद कर सकते हो, मैं बस याद करने के लिए याद किया था ऐसे, क्योंकि मैं कंफ्यूज हो जाता था। तो यहाँ पे हम देखेंगे 21th पॉइंट, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होता है इन विच हीट इज़ रिलीज्ड, जहाँ पे हीट जो होगा वो रिलीज़ होगा अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट जब फॉर्म होगा तो वहाँ पे हीट भी रिलीज़ होगा, इसीलिए उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। जैसे एग्जांपल ले ले, रेस्पिरेशन इज़ ऑल्सो एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखिए इसका एग्जांपल है C6H12O6 जो होगा वो रिएक्ट करेगा 6O2 के साथ, गिव्स 6CO2 + 6H2O एंड हीट एनर्जी। यहाँ पे हीट रिलीज़ हो रहा है इसीलिए ये एक्सोथर्मिक है। एंडोथर्मिक जैसा मैंने आपको बताया कि हीट यहाँ पे ख़त्म हो गया, आपको देना है, ऐसे आप ट्रिक बना के याद कर सकते हो। तो आपने हीट यहाँ पे दिया। एंडोथर्मिक रिएक्शन अ केमिकल रिएक्शन इन विच द रिएक्टेंट एब्जॉर्ब हीट एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग टू फॉर्म अ प्रोडक्ट। यहाँ पे आपने सनलाइट दिया एज अ हीट, और यहाँ पे 6CO2 के प्रेजेंस में + 6H2O ये ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा C6H12O6, तो यहाँ पे + 6O2, ये रिएक्शन जो होगा वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो आगे देखते हैं 23rd पॉइंट, टाइप्स ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन के भी अंदर टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स, थर्मल डीकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन, फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन। याद करिए डीकम्पोजिशन रिएक्शन मैंने बताया था कि ये जस्ट अपोजिट होता है कॉम्बिनेशन के, यानी कि इसमें स्प्लिट होता है, यानी टूटता है। तो एक आपका रिएक्टेंट रहेगा, प्रोडक्ट एक से ज़्यादा रहेंगे, लेकिन इन तीनों में डिफरेंस क्या है, सिंपल सा डिफरेंस है, आराम से आप रिलेट करके पढ़ोगे तो याद रहेगा। थर्मल मीन्स रिलेटेड टू हीट, आपको हीट देना है और रिएक्टेंट एक रहेगा, वो स्प्लिट होगा। हीट दिया आपने, व्हेन डीकम्पोजिशन इज रिएक्शन इज कैरिड बाय हीटिंग, ठीक है। तो आपने हीट दिया, फेरस सल्फेट यहाँ पे हीट दिया आपने, तो ये Fe2O3 बन गया + SO2, ये कई सारे प्रोडक्ट में आपका स्प्लिट हो गया, ये आपका थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया। नेक्स्ट देखें हम, नेक्स्ट में भी सेम है, CaCO3 जो है वहाँ पे हीट आपने दिया और ये स्प्लिट हो गया एक से अधिक प्रोडक्ट्स में। नेक्स्ट देखें हम 2PbNO3 का होल ट्वाइस जो है आपने हीट दिया और ये डिवाइड हो गया, स्प्लिट हो गया कई सारे प्रोडक्ट में, 2PbO + 4NO2 + O2। ये था आपका एग्जाम्पल
थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन का। अब हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जो इलेक्ट्रोलिटिक जो है इसमें आप रिलेट करिए इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी तो दिया है लेकिन डीकम्पोजिशन है साथ में। डीकम्पोजिशन मतलब एक से ज़्यादा में स्प्लिट होगा आपका प्रोडक्ट। तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिसिटी देके रिएक्टेंट को एक से ज़्यादा में स्प्लिट कर दिया। जो वाटर का था वहाँ पे 2H2 + O2 में ये ब्रेक कर दिया, तो इसे कहेंगे इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन। रिलेट करके पढ़ोगे बहुत इजी है, अगर आप रटने बैठोगे तो थोड़ा हार्ड पड़ेगा आपको। फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन है आपका। इसमें आप देखेंगे कि व्हेन डीकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय फोटोलिटिक मीन्स सन। फोटो को सन से रिलेट करो, तो सनलाइट जो होता है उसके प्रेजेंस में जब भी रिएक्शन होगा तो उसे फोटोलिटिक रिएक्शन कहेंगे। लेकिन डीकम्पोजिशन जुड़ा है मतलब जो एक रिएक्टेंट है वो टूट रहा है प्रोडक्ट्स में, कई सारे प्रोडक्ट्स में। तो यहाँ पे आपका इजी वे हम याद करने का तरीका बता चुके हैं। बाकी आपको जैसे भी याद करना इजी लगे वैसे याद करिए, ठीक है। तो AgCl जो टूटा है 2Ag + Cl2, यहाँ पे 2AgBr टूटा है 2Ag + Br2। नेक्स्ट हम लोग देखें 27th पॉइंट। 27th पॉइंट जो होगा वो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी के बारे में है। ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी जो था इसका एक रिएक्शन आता था, ये NCERT में दिया है कि 2AgCl जो है वो सनलाइट के प्रेजेंस में फॉर्म करता है 2Ag + Cl2। ये भी एक इसी का एग्जांपल है आपका फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन का। 2AgBr जो है सनलाइट के प्रेजेंस में 2Ag + Br2, ये आपका फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन का एक एग्जांपल है। सिल्वर क्लोराइड जो था वो ग्रे कलर में टर्न हो जाता था ऑन एक्सपोजर टू सनलाइट, जब सनलाइट का वहाँ पे एक्सपोजर होता था, यानी सनलाइट के प्रेजेंस में जो सिल्वर क्लोराइड है वो टर्न हो जाता था ग्रे में। लेकिन एवव रिएक्शन इज़ यूज टू ये एवव वाला रिएक्शन है, ऊपर वाला ये जो दोनों रिएक्शन है वो यूज़ किया जाता था ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में, ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट है आपका कोरोजन। कोरोजन क्या होता है, यहाँ पे कोरोजन लिख लेते हैं, शायद मिसप्रिंट हो गया है। कोरोजन क्या होता है कि जब भी हमारा मेटल जो होता है मेटल जो होता है वो एयर के कांटेक्ट में, एसिड के कांटेक्ट में और मॉइस्चर के कांटेक्ट में होता है, तब वहाँ पे एक लेयर फॉर्म होता है। और वो लेयर किस चीज़ का होता है, लेयर आपका बनता है हाइड्रेटेड ऑक्साइड का। हाइड्रेटेड ऑक्साइड का एक लेयर बनेगा। क्यों? क्योंकि जब भी वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में आया है, एयर के कांटेक्ट में आया है, एसिड के कांटेक्ट में आया है, तब जाके वहाँ हाइड्रेटेड ऑक्साइड का लेयर फॉर्म होगा। और वो करता क्या है, वो वीक कर देगा आपके मेटल को, जो भी वहाँ पे मेटल होगा उसको वो वीक कर देगा, और इसी टर्म को कहते हैं कोरोजन। एग्जाम्पल देख लीजिए, रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन में जंग लगना, या फिर सिल्वर जो होगा वो ब्लैक कलर का कोटिंग हो जाता है, उस पर लेयर बन जाता है, या फिर कॉपर पे ग्रीन कलर का लेयर बन जाता है, इसको हम लोग कहते हैं कोरोजन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका प्रिवेंशन फ्रॉम कोरोजन। अगर कोरोजन हो रहा है लेकिन उसका प्रिवेंशन भी तो चाहिए, तो कैसे आप प्रिवेंट कर सकते हैं? बाय पेंटिंग, आप उसे पेंट कर सकते हो, या फिर ग्रीस या ऑयल का यूज़ कर सकते हो, ठीक, या फिर गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसमें आप थिन लेयर चढ़ाते हो उसके ऊपर, ताकि वो कोरोजन ना हो सके, उसके ऊपर एक लेयर ना बन सके हाइड्रेटेड ऑक्साइड का। इसीलिए आप एक लेयर चढ़ाते हो, किसका? जिंक मेटल का आयरन के ऊपर, इसी को कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। नेक्स्ट जो है आपका पॉइंट वो है बाय टिन प्लेटिंग। टिन को भी आप वहाँ पे प्लेटिंग या एक लेयर फॉर्म कर सकते हो। फिर क्रोमियम का लेयर आप बनाए उस पर फॉर्म कर सकते हो, एलॉइंग भी कर सकते हो उसका, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 30th पॉइंट, रैंसिडिटी। रैंसिडिटी देखो, कोरोजन देख लिया आपने कि मेटल के ऊपर एक हाइड्रेटेड ऑक्साइड का लेयर बन जाता है। क्यों? क्योंकि वो मॉइस्चर, हीट और मॉइस्चर, एयर और एसिड के कांटेक्ट में आता है तब। अब रैंसिड क्या होता है, रैंसिडिटी,
कि जब सब्सटेंस कंटेनिंग ऑयल एंड फैट, जब कोई भी सब्सटेंस ऑयल और फैट कंटेन कर रहा है, जैसे आपका खाना हो गया, ब्रेड हो गया, जब भी वो एयर के कांटेक्ट में आएगा और तब वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। जब भी ऑक्सीडाइज होगा तब क्या होगा, वो खाना जो है वो ख़राब होगा, रैंसिड, तभी वो रैंसिड का फॉर्म करेगा, जिसमें क्या उसकी वजह से क्या होगा, उसका स्मेल जो होगा वो बेकार हो जाएगा, कलर जो होगा वो चेंज हो जाएगा और रैंसिडिटी हो जाएगा। इसी टर्म को कहते हैं रैंसिडिटी। स्मेल ख़राब हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा, ऑर्डर चेंज हो जाएगा, इसी को रैंसिडिटी। जैसे बेसिक हिंदी में बताए शुद्ध शब्द में कि खाना ख़राब हो जाता है जब आप बहुत दिनों से रखे जाते हैं, तो इसी को कहते हैं रैंसिडिटी। आगे देखें 32 पॉइंट, मेथड्स टू प्रिवेंट रैंसिडिटी। अगर रैंसिडिटी हो रहा है तो उसको प्रिवेंट करने के लिए भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि एंटीऑक्सीडेंट का यूज़ करो। ऑक्सीडेंट, मान लो ऑक्सीडाइज ही तो हो रहा है फैट और तुम्हारा ऑयल, उसको एंटीऑक्सीडेंट का यूज़ करो। दूसरा जो पॉइंट है वो आपका स्टोरिंग फूड इन अ एयर टाइट कंटेनर। एयर टाइट कंटेनर का यूज़ करो। रेफ्रिजरेटर, फ्रिज का यूज़ करो। और फिर रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन। एयर जो है उसके सराउंडिंग में उसके जगह पे नाइट्रोजन भर दो। जैसे कि चिप्स का पैकेट हो गया, वहाँ पे नाइट्रोजन गैस भरा जाता है ताकि वो रैंसिड उसे ना हो पाए, रैंसिडिटी उसमें ना हो पाए। ठीक है। अब जो नेक्स्ट आपका पॉइंट है वो 33rd पॉइंट है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है, एनी रिएक्शन इन विच एन इनसॉल्यूबल, जो भी इनसॉल्यूबल सॉलिड होगा, वो इनसॉल्यूबल सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं जो उस रिएक्शन में नीचे जम जाते हैं। ठीक है, इसे ही प्रेसिपिटेट कहते हैं, ऐसे जम गया नीचे। ठीक है, रिएक्शन में ये रिएक्शन होता है, वहाँ पे वो नीचे जम जाते हैं क्योंकि वो इनसॉल्यूबल होता है, वो सॉल्यूबल नहीं होता है, उसी को प्रेसिपिटेट कहते हैं। और जहाँ पे ये प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है उसे कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, तो इसका एग्जांपल देख लो, Na2SO4 प्लस BaCl2 गिव्स BaSO4 प्लस NaCl2NaCl। तो जो BaSO4 है ये आपका प्रेसिपिटेट है। देखो लिखा है, नीचे लिखा है, कहाँ चले गए हम यार, BaSO4 पर थे, कहाँ है, सॉरी, हाँ, तो यहाँ पे लिखा है वाइट प्रेसिपिटेशन ऑफ BaSO4। BaSO4 का वाइट प्रेसिपिटेट जो होता है वो बन चुका है, सो इट इज़ कॉल्ड अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, इसीलिए इसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। अब क्या है कि हाउ टू मेक अ केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव, और इन्फॉर्मेटिव उससे केमिकल इक्वेशन को कैसे बनाएंगे, उसका फिजिकल स्टेट लिख के, उस पर सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है या फिर एक्वस है। अगर सॉलिड होगा तो S लिखेंगे, लिक्विड होगा L लिखेंगे, गैसियस होगा G लिखेंगे, एक्वस होगा AQ लिखेंगे। इससे ये और भी इन्फॉर्मेटिव हो जाएगा। अगर कोई कंडीशन होगा, सुनिए, आपका एक खाली पेज लेते हैं, अगर आपका कोई कंडीशन होगा कोई भी, ठीक, तो आप कंडीशन कहाँ लिखोगे, एरो के ऊपर। अगर हीट होगा, ठीक, तो हीट लिखेंगे। अगर कोई तुम्हारा टेम्परेचर लिखा होगा वहाँ पे तो टेम्परेचर लिखोगे, या फिर अगर सनलाइट वहाँ पे प्रोवाइड करो तो सनलाइट लिखोगे। ठीक, तो जो भी कंडीशन होगा वो आप एरो के ऊपर या नीचे लिख सकते हो, तो उससे और भी वो केमिकल रिएक्शन जो होगा वो इन्फॉर्मेटिव होता है। आगे चलते हैं, देखिए यहाँ पे हमने लिख रखा है, कंडीशन को आप लिख सकते हो अंडर विच रिएक्शन टेक प्लेस, जैसे हीट हो गया, प्रेशर हो गया, सनलाइट हो गया, कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हो, वो कैटलिस्ट जो होता है बेसिकली हमारे रिएक्शन को बढ़ाता है या घटाता है, उससे कैटलिस्ट कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, मेथड्स टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। कैसे आप केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करोगे, पहला आता है हिट एंड ट्रायल मेथड, यही हमारे NCERT में दिया है। जैसे हाउ टू केमिकल रिएक्शन को अगर आपको बैलेंस करना है तो रिएक्टेंट जो होगा वो इक्वल होना चाहिए आपके प्रोडक्ट के, पहली चीज़ ये आपको ध्यान रखना है। और जो आप ऐड करेंगे, जैसे O2 है
कहीं भी आप नहीं ऐड कर सकते, यहाँ नहीं ऐड कर सकते, आपको यहाँ कोफिशिएंट में ऐड करना है। जो भी नंबर 8 है 4 है जितना भी नंबर यूज़ करना है वो कोफिशिएंट में करना है। जैसे H2 लिखा है तो इसके आगे यहाँ पे आपको यूज़ करना है, ना ही इसमें आप जोड़ या घटा सकते हैं किसी नंबर को। जैसे आपको एक एग्ज़ाम्पल दे तो MgO2 है, यह हम इसको अगर बैलेंस करना है तो आपने देखा Mg एक है, इधर भी Mg एक है, यहाँ पे O लेकिन जो है यहाँ एक है लेकिन इधर 2 है, तो आपको यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। तो 2 आप नीचे यहाँ नहीं लगा सकते, आपको कहाँ लगाना है, इसके आगे। तो आपने 2 लगाया, अब जो Mg हो गया वो 2 हो गया, और यहाँ पे Mg जो है इधर साइड में एक ही है, तो आपको यहाँ पे 2 लगाना है। अब 2 Mg, इधर भी 2 Mg, यहाँ पे 2 O2, यहाँ पे 2 O2, ये आपका बैलेंस हो गया। आपको ट्रायल करते रहना है इसको, और भी जाके रिएक्शन ट्राई कीजिएगा, नहीं आएगा तो आपको बताइएगा, अलग से क्वेश्चन कराएंगे हम। तो ये आपका चैप्टर ख़त्म हुआ। बाकी नेक्स्ट चैप्टर के लिए भी सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपका ये सीरीज़ ख़त्म हम करा दें साथ में, और बढ़िया 90+ स्कोर करें। सब्सक्राइब कर ले चैनल को, अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक भी कर दें। तो थैंक यू।